हेलो बच्चों, वेलकम बैक के नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग PNST 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले। आज हम लोग जूलॉजी की 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। इससे पहले हमने बॉटनी के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। और आपने अभी तक के टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। तो आज हम लोग जूलॉजी का पेपर सॉल्व करने वाले। इसके अपन लोग टोटल 30 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में ट्रोकोफोर डिम्बक वेल्गियर डिम्बक में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में ट्रोकोफोर डिम्बक वेल्गियर डिम्बक में परिवर्तित होता है। पहला ऑप्शन दिया मोलस्का, दूसरा ऑप्शन दिया आर्थ्रोपोडा, तीसरा ऑप्शन दिया एनिलिडा, चौथा ऑप्शन दिया प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो आप लोग को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं पहले उसे पॉज कीजिएगा वीडियो को और आंसर पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को बहुत अच्छे से एनालाइज हो जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का अपन लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। मोलस्का विकास की प्रक्रिया कार्यान्तर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होती है। जब यह अप्रत्यक्ष होती है तब ग्लाइकीडियम और ट्रोकोफोर लार्वा विशेष लक्षण युक्त वेल्गियर लार्वा बन जाता है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। सारे पेपर हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है। इसमें से आप लोग को बताना है लैक्टोजेनिक हार्मोन कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया प्रोलैक्टिन, दूसरा ऑप्शन दिया ऑक्सीटोसिन, तीसरा ऑप्शन दिया FSH, चौथा ऑप्शन दिया प्रोजेस्टेरॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, प्रोलैक्टिन आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोजेनिक हार्मोन कौन सा है आप लोग का, प्रोलैक्टिन जो है आप लोग का लैक्टोजेनिक हार्मोन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक से स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आप लोग का पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होने वाला हार्मोन है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो प्रसव काल के समय अवधि में अधिक मात्रा में स्रावित होकर मादा की स्तन ग्रंथियों में वृद्धि करके दुग्ध के स्रावण को नियंत्रित करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड का स्रावण करता है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है लैक्टोजेनिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से हार्मोन होता है। ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को याद हो गई होगी। जो प्रसव काल के समय अधिक मात्रा में स्रावित होकर मादा की स्तन ग्रंथियों में वृद्धि करके दूध के स्रावण को नियंत्रित करता है। ये चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ। फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन के बारे में दिया है, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड का स्रावण करता है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध निकलने के लिए प्रेरित करता है। इस हार्मोन का स्रावण प्रसव पीड़ा से पहले तथा प्रसव पीड़ा के दौरान शिशु द्वारा स्तनपान के समय अधिक हो जाता है, इसलिए इसे जन्म हार्मोन या दुग्ध प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है आप लोगों का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। ये थ्योरी पार्ट आप लोग को याद रखना है। थ्योरी से आप लोग के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कैसे याद रखना है आप लोग को, जन्म हार्मोन किसे कहा जाता है, जन्म हार्मोन या दुग्ध प्रेरक हार्मोन किसे कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहा जाता है आप लोगों का, जन्म हार्मोन या फिर दुग्ध प्रेरक हार्मोन कहा जाता है, जो कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से स्रावित होता है। तो इस प्रकार से आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। सारा जो आप लोग को बोलती हूँ वो यहाँ पे देखिएगा, पढ़िएगा, समझते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध है, यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध है छिपकली से, सार्क से, मेंढक से या कबूतर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, कबूतर से। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध किससे होता है आप लोग का, कबूतर से होता है। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध पक्षी कबूतर वर्ग से है। इन ग्रंथियों को प्रीन ग्रंथियां या तेलीय ग्रंथि भी कहा जाता है। ये त्वचा की ग्रंथियों उच्च के आधार पर पाई जाती हैं। क्या होता है, यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध किससे होता है, पक्षी मतलब कि कबूतर वर्ग से होता है। इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, प्रीन ग्रंथियाँ
क्या कहा जाता है, प्रीन ग्रंथि या तेलीय ग्रंथि भी कहा जाता है। यूरोफाइजियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, प्रीन ग्रंथि या कहा जाता है या तेलीय ग्रंथि भी कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका रहता है, दांत का कौन सा भाग है जो इनेमल से ढका रहता है। पहला दिया है क्राउन, मोल, टेंटाइन या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्राउन। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्राउन दिया, तो ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट पढ़ते हुए चलते हैं। मनुष्य तथा अन्य सभी स्तनधारियों में दांत को 3 भागों शिखर, ग्रीवा एवं जड़ में विभाजित किया जाता है। आप लोग को पता होगा दांतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या शिखर, दूसरा क्या ग्रीवा, तीसरा ऑप्शन क्या दिया जड़ में विभाजित किया जा सकता है। शिखर जो है मसूड़े के बाहर निकला हुआ चमकीला भाग होता है, मतलब कि शिखर जो होता है जो अपन को बाहर से दिखता है ना, शिखर जो होता है मसूड़े के बाहर निकला हुआ चमकीला भाग होता है जिसके पर सफ़ेद चमकीले रंग की कठोर इनेमल का आवरण चढ़ा होता है। सबसे कठोर पार्ट क्या होता है, दांत होता है, तो ये इनेमल का आवरण चढ़ा होता है जो ग्रीवा शिखर के नीचे मसूड़ों में स्थित होती है। जबकि जड़ जो होता है जबड़ों की अस्थि की बनी सबसे गर्तिका में पाया जाता है। ये चीज़ें तो आप लोग को याद होगी, बहुत छोटी सी बात है, यहाँ पे बताया गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्ट यूरेटेड छिद्र श्रोणी मेखला में पाया जाता है, उभयचर के, सरीसृप के, पक्षी के या स्तनी के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्तनी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्ट यूरेटर छिद्र फोरामेन इशियम और प्यूबिस के मध्य स्तनधारियों में पाया जाने वाला चौड़ा बड़ा रिक्त स्थान होता है। यह स्तनधारियों की श्रोणी मेखला में पाया जाता है। ऑप्ट यूरेटर फोरामेन समस्त जीवन भर एक झिल्ली द्वारा ढका रहता है। यहाँ पे क्या याद रखना है, ऑप्ट यूरेटर क्षेत्र जो फोरामेन होता है किसके किसके पीछे पाया जाता है, इशियम और प्यूबिस के मध्य में पाया जाता है। इशियम और प्यूबिस के मध्य में पाया जाता है। स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक चौड़ा बड़ा रिक्त स्थान होता है। यह स्तनधारियों की श्रोणी मेखला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, श्रोणी मेखला में पाया जाता है। ऑप्ट यूरेटर फोरामेन समस्त जीवन भर एक झिल्ली के द्वारा ही ढका रहता है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। यहाँ से आप लोग के बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो थ्योरी में आप लोग लेके आए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करते हुए चलिएगा ताकि आप लोग के नेक्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये पूछे जाएँ। अभी 2024 का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन कहलाते हैं। वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन क्या कहलाते हैं, होलेंड्रिक जीन, बेसिक जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन या पॉलीजेनिक जीन। तो इसका राइट आंसर तो यहाँ सामने ही दिया हुआ है, क्या, होलेंड्रिक जीन। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये तो आप लोग को पता होगा कि मनुष्य की कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 को ऑटोसोम्स तथा शेष 2 गुणसूत्रों को हेट्रोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, आपने पढ़ा होगा, ये तो आप लोग को याद होगा ही। ठीक है, नर में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र Y के असमजात खंड पर स्थित जीन लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं तथा ये विनिमय में भाग नहीं लेते, जबकि समजात खंड पर स्थित जीन अपूर्ण लिंग संलग्न जीन होते हैं। एक विनिमय के समय युग्म बनने में सहायता करते हैं। वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में उपस्थित जीन पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्रों में ही जाते हैं, अतः इसे होलोएंड्रिक जीन कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगी, जब मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी ना इस चैप्टर के, तब आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर वाइज में जो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो इस चैप्टर के जो भी MCQs बनते हैं वो मैं आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँगी, तब आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखते हुए चलिएगा। वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आप लोग का, होलेंड्रिक जीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य परंतु इस गुण से वाहक स्त्री से विवाह करता है, मतलब यदि एक वर्णांध पुरुष अंधा पुरुष है, एक सामान्य परंतु इस गुण से वाहक स्त्री से विवाह करता है, तो इस संतानों में क्या होगा, तो आप लोग को बताना है क्या होगा। सभी सामान्य
परंतु इस गुण की वाहक लड़कियां होंगी। सभी नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होंगी। सभी मादाएं तथा 50% नर वर्णांध होंगी। 50% नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वर्णांता एक अप्रभावी एक्स लिंग संलग्न विकार है जिसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। स्त्रियों में यह रोग समजात स्थिति में ही प्रभावी होता है, अन्यथा वे इस रोग की वाहक होती हैं। अतः 50% पुत्रियाँ तथा 50% पुत्र वर्णांध होंगे। तो ये यहाँ पे आप लोग का थ्योरी पार्ट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म बताना है। ट्राइलोबाइट, आर्कियोप्टेरिस या नॉटिलस या चीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉटिलस। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। ट्राइलोबाइट्स आर्थ्रोपोड जीवाश्म है जो लगभग 600 वर्ष पुराने हैं। जीवाश्म आर्कियोप्टेरिस को पक्षी और सरीसृप के मध्य की कड़ी कहा जाता है। नॉटिलस एक सेफेलोपोड्स मोलस्का जीव है जो एक जीवित जीवाश्म है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैमार्कवाद का आधार है अंगों का विकास, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपापचय का प्रभाव या वातावरण का प्रभाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। लैमार्कवाद वातावरण के प्रभाव, नवीन आवश्यकताओं, अंगों का उपयोग व अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के अंग अधिक विकसित हो गए तथा जिन अंगों का उपयोग नहीं हुआ वह बहुत कम हुआ, उनका ह्रास हो गया। इसे संयुक्त रूप से उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ें बहुत इजी सी हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पीएनएसटी एग्ज़ाम, नर्सिंग एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंड जरायु जातियों के अंडे होते हैं। अंड जरायु जातियों के अंडे होते हैं। सूक्ष्म पीतक, अति पीतक, गोलार्ध पीतक या अपीतकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अति पीतकी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्तनधारियों को दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है जैसे प्रोटोथीरिया और थीरिया। ठीक है, तो ये चीज़ें को आप लोग को याद रखना, इतना ही आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। प्रोटोथीरियन सबसे आद स्तनी है। ये स्तनी अंडे देते हैं, अर्थात इसमें गर्भाशय, योनि आदि नहीं होते, लेकिन सरीसृपों की भांति क्लोइका एक क्लोइका होता है। प्रोटोथीरियन के अंडे अति पीतकी तथा पीतक अधिक मात्रा में पाए जाने वाले होते हैं। इन्हें सरीसृप और स्तनधारियों के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। ये आप लोग के क्वेश्चन में पूछा गया था और इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को डिटेल में बताते हुए चल रही हूँ। स्तनधारी सर्वप्रथम प्रकट हुए। पहला ऑप्शन दिया है आप लोग का परमियन में, ट्राइएसिक में, जुरासिक में या क्रिस्टेशियन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ट्राइएसिक में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्तनधारी सर्वप्रथम कब प्रकट हुए थे? ट्राइएसिक में प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्तनधारी सर्वप्रथम मीसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत ट्राइएसिक कल्प में प्रकट हुए। इस कल्प का प्रारंभ लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इनकी उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्या पता आप लोग का 2024 का एग्ज़ाम में इसी से ही आप लोग के क्वेश्चन बन जाए। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सोलेनोसाइट संबंधित होते हैं पोषण से, श्वसन से, जनन से, उत्सर्जन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोलेनोसाइट संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? उत्सर्जन से। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन एवं परासरण नियमन से संबंधित होती हैं। ज्वाला कोशिकाओं को प्लेटीहेल्मिन्थिस संघ चपटेकृमि का उत्सर्जन अंग कहा जाता है। चपटेकृमियों में अमीनो उत्सर्जी पदार्थ होता है। अभी हम लोग जो चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों को करवाने वाली इसी के ऊपर होगा, तो उस चैप्टर के एमसीक्यूज करोगे तो ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। किसका उत्सर्जन
उत्सर्जन क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। ये किसका होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट किसका होता है उत्सर्जन, अमोनिया उत्सर्जन पदार्थ होता है जो किसमें होता है, चपटे क्रमियों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा, घोंघों तथा मेंढकों पर परजीवी होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ग्लॉसिफोनिया। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ग्लॉसिफोनिया घोंघों तथा मेंढकों में परजीवी होता है, जबकि पोंटोब्लेडा एवं एकैंथोब्लेडा क्रमशः स्केट चूसक एवं सीडी चूसक लोच है। एकैंथोब्लेडा को ऑल्ग्योकीटा हिरोडिनेरिया के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। प्राथमिक शुक्र कोशिका होती है बहुगुणित, अगुणित, द्विगुणित या असुगुणित, तो इसका राइट आंसर जो है क्या, द्विगुणित। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घटना जिसमें एकल जीन से एक से अधिक विशेषकों को प्रभावित करता है कहलाती है बहुप्रभाविता। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभी स्पंजों में सार्वभौमिक है, पहला ऑप्शन दिया समुद्री आवास, दूसरा ऑप्शन दिया स्पाइक्यूल की उपस्थिति, तीसरा ऑप्शन दिया स्पंजिन रेशे की उपस्थिति या स्पॉन्जियोसील की उपस्थिति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्जियोसील की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्पॉन्जियोसील तथा पैरागैस्ट्रिक गुहा एक स्पंज की मुख्य केंद्र की गुहा होती है। यह क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, सभी स्पंजों में पाई जाती है। स्पंज अधिकांश समुद्री जल में पाए जाते हैं। अधिकांश स्पंज क्या होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पंज जो है आप लोग का स्वच्छ ताजे जल में भी पाए जाते हैं। पेनेकोडर्म और कोएनोडर्मिस के मध्य का स्तर स्पंजी के कंकाल तंतु तथा असंख्य स्पाइक्यूल के तंतु का बना होता है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग किसके बारे में याद रखते हुए चलना है, स्पंज के बारे में याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमनियोसेटेंसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है, किसके विश्लेषण में किया जाता है, पहला ऑप्शन दिया एमनियोट के देह द्रवों का, उल्ब का, अमीनो अम्ल का, उल्ब द्रव्य का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्ब द्रव का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एमनियोसेटेंसिस तकनीक में उल्ब द्रव्य के विश्लेषण से भ्रूण के जन्मजात रोग, क्या बोला गया है, एमनियोसेटेंसिस तकनीक के मध्य से क्या, भ्रूण के जन्मजात रोग, उपापचयी विकारों का पता लगाया जाता है। उपापचयी विकारों को क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। उल्ब द्रव में कायिक कोशिकाएं होती है। उल्ब द्रव में क्या क्या होती है, कायिक कोशिका होती है, प्रोटीन्स होते हैं और विशेष प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। एमनियोसेटेंसिस तकनीक उल्ब द्रव्य के विश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है। भ्रूण के जन्मजात रोग, उपापचयी विकारों का पता लगाया जाता है। उल्ब द्रव में क्या क्या होता है, कायिक कोशिकाएं होती है आप लोग का, प्रोटीन्स होता है और विशेष एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपापचयी विकार जैसे एल्केटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया आदि की पहचान उल्ब द्रव की विशेष उपस्थिति में विश्लेषण किया जाता है। तो ये रोग आप लोग को याद रखना है। एल्केटोन्यूरिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है इसकी पहचान भी आप लोग का एमनियोसेटेंसिस तकनीक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या दिया, कायिक कोशिकाओं के विशेष विश्लेषण से भ्रूण लिंग की जांच की जाती है, जबकि कायिक कोशिकाओं के कैरियोटाइप अध्ययन से जन्मजात रोग जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का निर्धारण किया जाता है। अभी ये जो विधि है एमनियोसेटेंसिस, यह क्या है, इसके द्वारा क्या किया जाता था, लिंग की जांच की जाती है, जबकि कायिक कोशिकाओं में कैरियोटाइप का अध्ययन से जन्मजात रोग जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का निर्धारण किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है एमनियोसेटेंसिस के बारे में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोग का 2018 का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोग देखते हुए चल सकते हैं। ये मानव और जो रोग वाला चैप्टर है ना आप लोग का, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, उसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन लोग टोटल 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आज, जो कि आप लोग का 2018 में जूलॉजी में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन के की आवश्यकता होती है।
विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसमें होती है विटामिन के की आवश्यकता? फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने में, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, या हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के की आवश्यकता किसमें होती है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होती है। विटामिन के की आवश्यकता किसमें होती है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होती है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। विटामिन के नेफ्रोक्विनिन रुधिर का थक्का बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है। रुधिर का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। इस विटामिन की यकृत में अक्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यकता होती है। क्या होता है? अक्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण की आवश्यकता होती है। इस विटामिन की कमी से व्यक्ति में रुधिर का थक्का, चोटग्रस्त ऊतकों में नहीं होना, रुधिर अधिक समय तक बहता रहता है। क्या होता है? रुधिर अधिक समय तक ये बहता हुआ रहता है। तो क्या चीज़ याद रखना है आप लोगों को? अक्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यकता होती है। इस विटामिन में कमी से व्यक्ति में रुधिर का थक्का, चोटग्रस्त व्यक्ति में नहीं बनता तथा रुधिर ऊतकों समय तक बहता रहता है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में किसकी आवश्यकता होती है? आपके पास Ca2+ की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना। उसके बाद फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन से फाइब्रिन विघटित होता है। फाइब्रिन प्लस रुधिर कोशिकाएं से थक्का बनता है, रुधिर का बहाव रुक जाता है। ये सारी प्रोसेस ये होती है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आप लोग को याद रखना है। कहीं पे आप लोग नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की तंत्रिका मूलतः होती है। हृदय की तंत्रिकाएं मूलतः होती है। पहला ऑप्शन दिया हृदय की स्पंदन के संधारण के लिए, हृदय स्पंदन के नियमन के लिए, गति प्रेरक के सक्रियण के लिए, एसिटिल कोलिन के मोचन के लिए। एसिटिल कोलिन के मोचन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हृदय स्पंदन के संधारण के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हृदय का तंत्रिकायन मूलतः हृदय स्पंदन के संधारण के लिए होता है। पेशीय हृदय में सिरा आलिन नोड पेसीमेकर एक के बाद एक आवेगों को भेजता है जो हृदय स्पंदन को प्रारंभ करता है, जो हृदय आवेग तरंग के रूप में हृदय पेशियों में पहुंचता है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। हृदय का तंत्रिकायन मूलतः हृदय स्पंदन के संधारण के लिए होता है। पेशीय हृदय में सिरा आलिन नोड या पेसीमेकर एक के बाद एक आवेग भेजता रहता है जो हृदय स्पंदन को प्रारंभ करता है, जो हृदय आवेग तरंग के रूप में हृदय पेशियों में पहुंचता है। छोटी सी बात है, आप लोग को याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेटिनिज्म का कारण है। क्रेटिनिज्म का कारण है एड्रिनल कॉर्टेक्स का अतिस्राव, एड्रिनल मेड्यूसा का अल्पस्राव, थायराइड का अल्पस्राव या पैराथायराइड का अतिस्राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड का अल्पस्राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायराइड का अल्पस्राव के कारण आप लोगों का क्या होता है? क्रेटिनिज्म रोग होता है। ठीक है, रोगों से आप लोग ने अभी तक ये देख लिया होगा, 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछ लिए। तो आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है। क्लास 12 पे फोकस करके पढ़ना है। 2 चैप्टर हैं आप लोग के, मानव स्वास्थ्य और रोग जो 4th चैप्टर है, और एक आनुवंशिक विकार वाला जो है। ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आप लोग को इतने प्रैक्टिस करवा दूंगी कि सारे आप लोग को रोग किसके कारण क्या रोग होता है सारी चीज़ें आप लोग को याद हो जाएगी। और ये आप लोग का क्लास 11 का चैप्टर है जो आप लोग की ग्रंथियों के ऊपर दिया हुआ है, उससे भी मिला करके क्वेश्चन मिक्स होके आप लोग के पूछे जाते हैं। तो वो चैप्टर भी आप लोग का देखते हुए आप लोग को चलना है। ठीक है, जहाँ पे भी आप लोग के सारे रोग वगैरह दिए तो वो सब मैं आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूँगी ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्रेटिनिज्म जड़ वामनता बच्चों में थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव से होता है। ठीक है, अल्पस्राव से होता है। इस रोग में बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, बच्चे बौने तथा कुरूप हो जाते हैं। इस रोग में होंठ मोटे, जीभ मोटी व बाहर निकली होती है, त्वचा सूखी व मोटी तथा पेट बाहर निकल जाता है। ऐसे बच्चे मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं। इनके शरीर का ताप व श्वसन दर कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। क्या होता है क्रेटिनिज्म में, क्या क्या होता है, इसके लक्षण आप लोग याद रख लीजिएगा। क्रेटिनिज्म में क्या होता है? बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, बच्चे बौनापन व कुरूप हो जाता है, होंठ मोटे व जीभ मोटी बाहर निकल जाती है, त्वचा सूखी व मोटी, पेट बाहर निकल जाता है, और इससे बच्चे मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टसर रेशम कीट है।
टर्सर रेशम कीट है? एंथेरिया माइलिटा, एंथेरिया आसमेसिस या बॉम्बिक्स मोरी या फिर फाइलोसेमिया रिसिनाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथेरिया माइलिटा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? एंथेरिया माइलिटा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एंथेरिया माइलिटा को टर्सर रेशम के रूप में जाना जाता है। यह सेटेर्निडी कुल का सदस्य है। इसका लार्वा साल, ओक, प्लम आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाया जाता है। इसका कोकून हल्का भूरा या पीले रंग का होता है। ठीक है, तो ये याद रखते हुए चलना है। एंथेरिया माइलिटा को टर्सर रेशम के रूप में उपयोग किया जाता है। यह सेटेर्निडी कुल का सदस्य है। इसका लार्वा साल, ओक, प्लम आदि के पेड़ों की पत्तियों पर पाया जाता है। इसका कोकून हल्का भूरा या पीले रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टियल संबंधित है। लैक्टियल संबंधित है लैक्टिक अम्ल के स्राव से, लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के अवशोषण से, छोटी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के अवशोषण से या लिम्ब के उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के अवशोषण से। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। लैक्टियल किससे संबंधित है? लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के अवशोषण से। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लैक्टियल या लसिका वाहिनियाँ छोटी आंत में लंबी श्रृंखला युक्त वसा अम्ल या ग्लिसरॉल के अवशोषण से संबंधित है। लंबी श्रृंखला युक्त वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल जल में अविलेय होते हैं, इसलिए ये रुधिर में प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित नहीं हो पाते। लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल पीत लवणों की सहायता से सर्वप्रथम सूक्ष्म तेली बूंदों के रूप में पाइसीकरण द्वारा परिवर्तित हो जाता है, जिनकी छोटी आंत में अवशोषण कर लिया जाता है। या फिर क्या होता है, इसमें इनका दोबारा संश्लेषण होता है तथा यह पुनः सूक्ष्म पाद गोल संरचना वाली ड्रॉपलेट्स वसा घुलनशील में परिवर्तित हो जाता है। ये सूक्ष्मतम वसीय ड्रॉपलेट की क्या दिया? ड्रॉपलेट की काइली माइक्रोन कहा जाता है। इसे काइली माइक्रोन का छोटी आंत से रुधिर धारा में परिवहन लैक्टियल के द्वारा होता है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे भी आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डिटेनी पाए जाते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग का क्लास 11 से क्वेश्चन पूछा गया है। हृदय के निलय में, हृदय के आलिंद में, जोड़ों में, मस्तिष्क के निलयों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय के निलय में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कार्डिटेनी हृदय तंतुओं, हृदय के निलय में पाए जाते हैं, जो निलय के प्रबल संकुचन के समय त्रिवलनी व द्विवलनी कपाटों को आलिंद में खुलने से रोकता है। निलय भीतर से अंतरा निलय पट्ट द्वारा दो भागों में विभाजित रहता है। दायां आलिंद और आलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय की गुहा में खुलता है। इस छिद्र पर उपस्थित त्रिवलनी कपाट रुधिर को आलिंद से निलय में तो जाने देता है, परंतु विपरीत दिशा के प्रवाह को रोकता है। इसी प्रकार बायां आलिंद में भी आलिंद निलय छिद्र द्वारा बाएं निलय की गुहाओं में खुलता है। इस छिद्र पर द्विवलनी कपाट होते हैं। ये चीज़ें आप लोग एक बार खुद से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर खुद से वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएगी। जब मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी, ये सारी चीज़ें आप लोग को समझाते हुए चलूँगी। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको फुल डिटेल से अगर समझने बैठे तो आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 1-1.5 घंटे में हम लोग सिर्फ 30 क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए मैं आप लोग को जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें और थोड़ा थोड़ा हम लोग थ्योरी पार्ट भी देखते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेलेनिन स्रावित होता है रुधिर की एरिथ्रोब्लास्ट से, त्वचा के क्रोमेटोफोर से, स्ट्रेटम कॉम्प्लेक्टम की कोशिकाओं से या फिर संवेदी तंत्रिकाओं से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा के क्रोमेटोफोर से। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेलेनिन त्वचा में उपस्थित क्रोमेटोफोर वर्णक द्वारा स्रावित होता है। प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन द्वारा रसायनों में बदलाव से कोशिका में वर्णक के निर्माण को प्रेरित करता है। ठंडे प्रदेशों और प्रकाशहीन क्षेत्रों में वसा वाले जीवों में वर्णक की कमी मिलती है। मेलेनिन का स्रावन टैनिन अधिक समय तक तेज प्रकाश के प्रति जीवों की अनुक्रिया। मेलेनिन त्वचा को पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है।
क्या है ये? क्रोमेटोफोर वर्णक द्वारा स्रावित होता है। मेलेनिन त्वचा में उपस्थित होता है जो क्रोमेटोफोर वर्णक द्वारा स्रावित होता है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्सिटोनिन का नियमन करता है। कैल्सिटोनिन का नियमन कौन करता है? Na+ व K+ का स्तर, कोलेस्ट्रॉल का स्तर, प्लाज्मा के फास्फेट का स्तर, Ca2+ का स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? कोलेस्ट्रॉल का स्तर। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन एक आयोडीन विहीन हार्मोन है जिसका स्रावण थायराइड ग्रंथि की पैराफोलियर कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका स्रावण रुधिर में कैल्शियम स्तर के अधिक होने पर होता है। इस प्रकार कैल्सिटोनिन अस्थियों द्वारा मुक्त होने वाले कैल्शियम को संदमित करके कैल्शियम का नियमन करता है, अतः यह हार्मोन पैराथार्मोन के ठीक विपरीत कार्य करता है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। कैल्सिटोनिन व थायरोकैल्सिटोनिन एक आयोडीन विहीन हार्मोन है। आयोडीन विहीन हार्मोन है जिसका स्रावण थायराइड ग्रंथि की पैराफोलियर कोशिकाओं के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि किससे होता है? पैराफोलियर कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका स्रावण रुधिर के कैल्शियम स्तर में अधिक होने पर होता है। इस प्रकार कैल्सिटोनिन अस्थियों में मुक्त होने वाले कैल्शियम को संदमित करके कैल्शियम स्तर का नियमन करता है। यह हार्मोन पैराथार्मोन के ठीक विपरीत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी अंग अपने सक्रिय स्रावण द्वारा आकस्मिक स्थितियों से लड़ने में सहयोग करता है? थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेड्यूसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल मेड्यूसा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी अंग अपने सक्रिय स्रावण आकस्मिक स्थितियों में लड़ने में सहायता करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? एड्रिनल मेड्यूसा जो है सहयोग आकस्मिक स्थितियों में लड़ने में सहायक होता है। एड्रिनल मेड्यूसा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल मेड्यूला। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एड्रिनल या एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूसा की क्रोमेफिन कोशिकाओं से स्रावित होता है। क्रोमेफिन कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसके स्रावण नियंत्रण स्वतः तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। एड्रिनल एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूसा की क्रोमेफिन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका स्रावण नियंत्रण स्वतः तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इसको संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसका सक्रिय स्रावण व्यक्ति को आकस्मिक स्थितियों से लड़ने में सहयोग करता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य हृदय स्पंदन दर, रुधिर दाब, श्वसन दर, रुधिर में पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ाना, रुधिर में थक्का जमने के समय को घटाना, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में संचालित क्रियाओं का नियमन, संकटकालीन परिस्थितियों में रोंगटे खड़े हो जाना इत्यादि होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को किसके बारे में याद रखना है? ये सारी चीज़ें एड्रिनल या एपिनेफ्रिन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, क्वेश्चन में एज इट इज़ ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पॉइंट्स आप लोग को याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आप लोग को बताना है। सीसी मक्खी या काला अजार फैलता है। सीसी मक्खी से काला अजार फैलता है, तो ये तो आप लोग का बिल्कुल गलत है। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगी। सैंड मक्खी निद्रालु रोग उत्पन्न करती है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। दीमक की आंत में ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है, ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। पेडिकुलस ह्यूमेनिस कार्पोरा एक अंतःस्रावी परजीवी है, तो ये आप लोग का गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोअन दीमक की आंत में पाया जाता है। सीसी मक्खी अफ्रीकन निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमियस फैलती है। बालू मक्खी काला अजार लिस्टमानियासिस फैलती है। पेडिक्युलस ह्यूमनस जू मक्खी बालों का बाह्य परजीवी होता है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोअन दीमक की आंत में पाया जाता है। अभी अपन ने जो पढ़ा था वो जो रॉन्ग था उसका करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सीसी मक्खी अफ्रीकन निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमियसिस फैलाती है। कि कौन सी मक्खी फैलाती? सीसी मक्खी अफ्रीकन निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमियस फैलाती है। बालू मक्खी काला अजार लिस्मानिया फैलाती है। और पेडिकुलस ह्यूमस जू मक्खी
जो है मनुष्य के बालों की महापरजीवी के रूप में होती है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इससे आप लोग के क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांस है 2024 के एग्ज़ाम में। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशक में प्लेसेंटा होता है, सशक में प्लेसेंटा होता है, क्या होता है? डेसिडुएट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिडुएट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सभी स्तनधारियों में प्लेसेंटा डेसिडुएट होता है, अर्थात भ्रूण और माता के मध्य शक्तिशाली संबंध स्थापित होता है जो भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इस प्रकार का प्लेसेंटा खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, चूहा, मनुष्य, बंदर इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का प्लेसेंटा किस किस में पाया जाता है आप लोग का? खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, चूहा, मनुष्य, बंदर आदि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। जोनेरी प्लेसेंटा पाया जाता है, जोनेरी प्लेसेंटा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप लोग का? सीटेसिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक मिनट कन्फ्यूज़न हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कॉर्निवोरा में पाया जाता है, कॉर्निवोरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोनेरी प्लेसेंटा किस में पाया जाता है आप लोग का? थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे, सीटेसिया लग रहा था। जोनेरी प्लेसेंटा आप लोग का कॉर्निवोरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं आप लोग का। जोनेरी प्लेसेंटा मांसाहारी जंतु या कॉर्निवोरा में पाया जाता है। यह डेसिडुएटा प्लेसेंटा का एक प्रकार है जो स्तनधारियों में पाया जाता है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक द्वितीय स्पर्मेटोसाइड में स्पर्मेटिड बनते हैं, कितने स्पर्मेट बनते हैं? 2 स्पर्मेट बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए है। इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं पहले। शुक्रजन की परिपक्वन प्रावस्था के दौरान पूर्व शुक्र कोशिकाएं द्विगुणित में असूत्रीय विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप 2 अगुणित द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक द्वितीय शुक्र कोशिका द्वितीय परिपक्वन विभाजन असूत्रीय विभाजन 2 द्वारा विभाजित होकर 2 अगुणित स्पर्मेटिड प्राग शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये चीज़ें आप लोग को याद रखते हुए चलना है। आज अपन ने जूलॉजी के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जो 2018 में आप लोगों से पूछे गए थे। इसी प्रकार से भी हम लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने बॉटनी वाली क्लास नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप लोग जा कर के ज़रूर से देख लीजिएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग का बीएससी नर्सिंग पीएनएसटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग को इस चैनल में सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड की जा सके, आप लोगों तक ये सही जानकारी पहुँच सके। क्योंकि बहुत से ऐसे फर्जी चैनल से बन गए हैं ना कि आप लोग सोच नहीं सकते, इतनी बकवास, मतलब इतनी जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी ऐसी न्यूज़ लेकर के आते हैं जो कि जिनका अपना एग्ज़ाम से कोई रिलेटेड ही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जानकारी उन्हें पता ही नहीं है। फालतू की न्यूज़ आप लोग के प्रोवाइड करा देते कि 10 अभी किसी बच्चे का आया तो 10 मई से फॉर्म भरना है स्टार्ट। भाई जब नोटिफिकेशन ही आप लोग का मई में आया तो एग्ज़ाम फॉर्म कैसे तुरंत भर जाएंगे? तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान ना दो। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी फॉर्म भरे जाएंगे तो मैं आप लोग को सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड करा दूँगी। आप लोग चैनल से बस जुड़े रहिए, आप लोग को सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।